आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर। बिहार की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, मुस्लिम वोटर्स सिर्फ वोट बैंक हैं या सत्ता में उनकी भी असली भागीदारी होगी। चिराग पासवान ने कहा है कि आरजेडी ने 20 साल में मुस्लिम चेहरे को सिर्फ दरी बिछाने तक सीमित रखा है और एआईएमआईएम ने तंज कसा है कि तेजस्वी हेलीकॉप्टर में तो बिठा लेते हैं लेकिन कुर्सी पर नहीं। उधर तेजस्वी यादव का कहना है कि हम हर समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं, हमें डराने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल उठता है कि 17.7% मुस्लिम आबादी वाला बिहार आज भी सत्ता के समीकरणों में गिनती भर क्यों रह गया है? क्या तेजस्वी यादव ने राजनीति का नया भागीदारी कार्ड खेला है या फिर सिर्फ वोट बैंक की पूरी पुरानी कहानी दोहराई जा रही है? आज इसी पर होगी बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, आपका इस्तकबाल है। आरजेडी प्रवक्ता राकेश रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपका सवाल आपसे सवाल और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जो है चाहे डायरेक्टली आप नहीं कह रहे, लेकिन आपके दल के जो है नेता चिराग पासवान, उनको जो है अचानक से मुसलमानों की याद आ गई है और उन्होंने जो है सीधे तौर पर कहा है कि मुसलमानों को आरजेडी ने 20 साल में कुछ नहीं दिया। और ये 20 साल पहले उन्होंने अपने मरहूम वालिद का जिक्र किया, स्वर्गीय पिता का जिक्र करते हुए कहा कि उस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरे पिता ने पार्टी तक को ठोकर मार दी थी, लेकिन मुसलमानों ने जो है फिर भी उनको दरकिनार किया। और आरजेडी ने 20 साल में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आज भी जो है उनकी भागीदारी के नाम पर बिल्कुल जीरो। तो भूपेंद्र जी, बीजेपी ने तो अक्सर कहा है कि आरजेडी मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है, लेकिन खुद बीजेपी ने उन्हें कितनी भागीदारी दी है? देखिए, ऐसा है कि मैं बता दूं कि हमारे आदरणीय एनडीए के पार्ट हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी है चिराग पासवान जी। बिल्कुल ठीक। उन्होंने एकदम फैक्ट इस बात को रखा है बिहार के पब्लिक डोमेन में। हाँ, सही बात है कि 18% करीब मुसलमान भाइयों का हमारा आबादी है, लेकिन आज तक इस प्रदेश के लिए खास करके आदरणीय लालू प्रसाद जी का राजद की पार्टी ने भाई हमारे मुसलमान भाइयों को दोहन और शोषण के सिवा और कुछ नहीं किया। ये सिर्फ जो है ना इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके फिर उनको शुद्ध लेने के लिए नहीं जाते हैं, जिसका कारण है कि आज पूरे बिहार के पब्लिक डोमेन में या बिहार की सतह पर हमारे मुसलमान भाइयों का जो है ना जीवन स्तर उठाने की बात, ये जीवन स्तर उठने दिए नहीं। अभी देख लीजिए कि ये हैं जदू वंश से आते हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जिस जदू वंश का पाठ से ये आते हैं, गरेरी परिवार से, इनकी आबादी है 0.5% जदू वंश में। लीजिए, और उस 0.5% खास करके जदू वंश में इनकी संख्या है। फिर भी जदू वंश हमारा जो है ना 14-15% है, उसका भी हकमारी कर रहे हैं रे भाई। ये तो बात ऐसा है कि इस बात को जो है ना पब्लिक डोमेन में जब चली है आवाज इस बिहार की धरती से, तो सबसे पहले तो जदू वंश के हक हवक को खाया, तो ये मुसलमान भाई को तो और जो है दोहन शोषण करेंगे। अब इस बात को मुसलमान भाई को जानकारी हो, ठीक है, अब आपका कहना ठीक है, अगर आंकड़ों की बात करें तो वो काफी हद तक सही साबित हो रहे हैं, लेकिन आपने क्या दिया, बीजेपी ने क्या दिया, ये भी तो सवाल है ना। भागीदारी के नाम पे आपने तो जितने भी टिकट बंटवारे किए 101 में बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य। सही बात, एकदम आपका बात सत्य है। मैं इस बात को स्वीकार रहा हूं कि बिहार के परिवेश में जो है ना हमारे एनडीए का जितने भी घटक दल है, सब में मिलाकर देखिएगा तो मुसलमान भाई की है आबादी। हम लोग का गठबंधन में होता क्या है कि आप उनको दीजिए, हम उनको दे, समीकरण बैठा करके जो है ना लड़ाई लड़ा जाता है। तो हम लोग एक पार्टी बन करके लड़ रहे हैं, एनडीए का पार्ट है, तो आप देखे होंगे मुसलमान भाई भी हैं, हम लोग दरकिनार नहीं किया। अब आइए जो है ना उनकी सुख सुविधा की बात, हम लोग सिर्फ बात नहीं करते। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इस देश पर 2014 के बाद इस देश की सम्मानित जनता ने चुनकर उनको बैठाया, तो उन्होंने मुसलमान भाइयों के लिए बहुत सी योजनाओं का कैसे उनके जीवन स्तर को उठाया जाए, जिसमें मुख्य सबसे बड़ा है वक्फ बिल, जो हमारे मुसलमान के पुरखों द्वारा दिए गए दान का जो जमीन है इस हिंदुस्तान के अंदर में मिलिट्री के बाद और रेलवे के बाद जो है ना सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी को जितने भी जब से आजादी के बाद कांग्रेस के भाइयों ने इतना ना उस प्रॉपर्टी को, जितना प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी था, औने पौने भाव में बेच करके जो है ना उस पैसे का बंदरबांट किया
और नहीं तो हमारे मुसलमान भाई जो 70% पसमानदा समाज है, उनको जीवन स्तर उठाने की बात की, जबकि उस पैसे से उनके लिए हॉस्पिटल, उनके बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई का स्कूल, उनके बच्चे के लिए जो है ना, बच्चे लेकिन बच्चियां आपका अगर गरीब को जो आपका शादी विवाह। विपक्ष जो है, आरजेडी है, कांग्रेस है, चाहे वो मुसलमान है, सब तो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, बोले कि ये तो किसी और ही मकसद से लाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। खैर, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश रंजन जुड़ गए हमारे साथ में, आरजेडी प्रवक्ता, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूँ। इस्तकबाल है राकेश जी आपका। सवाल आज सीधे तौर पर तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन महागठबंधन में एक भी मुस्लिम चेहरा बतौर डेप्यूटी सीएम क्यों नहीं है, ये सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल हम नहीं उठा रहे, मीडिया नहीं उठा रही है, ये सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान, ये सवाल उठा रहे हैं एआईएमआईएम के नेता। और साफ तौर पर एआईएमआईएम ने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव जो है वो हेलीकॉप्टर में तो मुसलमान को बिठा ले रहे हैं, लेकिन सत्ता की जो कुर्सी है ना अपने आसपास की, वो जो है किसी और को दे देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे बिल्कुल भी। जी, आप सभी को नमस्कार। अभी आपने देखा मेरे बीजेपी प्रवक्ता भाई से आप पूछते रह गए ना कि आज कौन लोग मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। इनके एक नेता है जो मुसलमानों का नमक हराम बोलते और पूछे ना इनसे कि कितना सीट दिए हैं, कितना टिकट दिए हैं बीजेपी वाले, एक भी टिकट नहीं दिए हैं। जिनकी पूरी मीन्स राजनीति ही मुसलमानों के खिलाफ चलती रहे और पूरी हमेशा वो आज मुस्लिम समुदाय के बारे में बात करता है, और वो भी कुछ महागठबंधन जो कि वो सामाजिक न्याय में बिलीव करता है और सबके साथ न्याय। रही बात सीएम की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो मीडिया से भी, चाहे सब लोग, चाहे हमारे नेता जो आदरणीय ने कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, ये सारे लोगों ने कहा है कि हमारे और कई सारे सीएम हो सकते हैं, लेकिन जब इन लोगों को कुछ नहीं मिला, दिख रहा है अभी पूरा जो नौटंकी टीम का जो पूरा हिस्सा है, आ रहे हैं लोग, इनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इस बिहार की जनता रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की जन सरकार की चीजों से जो परेशान है और इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाह रही है, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। और लेकिन जिस तरह का वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो आरजेडी है, कांग्रेस है, ये जो मुस्लिम समाज के नाम को सिर्फ इन्होंने वोट लेने तक इस्तेमाल रखा है और उसको एक परंपरा बना लिया है कि मुस्लिम समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आएगी तो बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा। तो कुर्सी की राजनीति में मल्लाह को तो चप्पू मिल गया, लेकिन मुस्लिमों को किनारा नहीं मिला है। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, अरे अपने टिकट को तो देख लीजिए, एक बार भाग लीजिए, क्या शर्म नहीं आती है? जो पार्टी एक भी टिकट नहीं दी, और इसमें छोड़िए ना, पूरा संसद में, संसदीय जो चुनाव है, इनसे पूछिए ना, पूरा सांसद में भी एक भी मुस्लिम है? एक भी नहीं है। वो उनको मोर नैतिकता तो खैर है ही नहीं इन लोगों में, वो लोग बात क्या करेंगे ये सारी चीजें, और बात कौन कर रहा है? आपको यदि मुस्लिम समुदाय और यदि आप पे भरोसा करता है और आप इतने हितैषी हैं, तो आप टिकट देना चाहिए था। हम तो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, उनको जिस पे भरोसा है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, भरोसा रखता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, उसके साथ वो है। और दूसरी बात, मुस्लिम समाज जो है, आप समझ रहे हैं, ये लोग एक और बात कर रहे हैं, चिराग जी की बात आप कर रहे थे ना कि बधुआ मजदूर और क्या क्या भाषा, बताइए आप मुस्लिम समाज का हमेशा अपमान कर रहे हैं, जिनके यहाँ ये सामंती जो लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, वो बधुआ मजदूर का कल्चर उनके यहाँ होता है। ठीक, हम लोग सामाजिक, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास भूपेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ भूपेंद्र जी। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो नमक हराम कहते हैं मुस्लिमों को, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को जो है पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर लेते हैं। तो हर इलेक्शन जो होता है वो इनकी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स पे होता है, तो ये जो है मुस्लिमों का हितैषी बन रहे हैं बिहार इलेक्शन में।
तो सवाल यह है कि चिराग पासवान का ये जो बयान है, तो क्या एनडीए की रणनीति है, उसका हिस्सा है, या बीजेपी के सॉफ्ट पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है? नहीं, ऐसा कोई रणनीति नहीं है मेरे भाई। ना तो मेरा चिराग जी का ऐसा कोई मंशा है। हमारा एनडीए सदैव सबका साथ सबका विकास की बात करता है पूरे देशों के अंदर में। जब से 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बनने का मौका सौभाग्य प्राप्त, और वो किसी को भी अलग नहीं किया है, न तो किसी प्रकार के आज तक हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान भाइयों के लिए किसी प्रकार का इस तरह का कोई बयान दिया है। अब रही बात इंडी गठबंधन के लोगों का, तो सबसे ज्यादा यदि दोहन और शोषण खास करके बिहार के पब्लिक डोमेन में, बिहार की धरती पर सबसे ज्यादा आदरणीय लालू प्रसाद दोहन और शोषण करने का काम किया तो वह जदू वंश को किए, और सेकेंडरी जो है ना मुसलमान भाइयों को किए। ये दोनों को, जदू वंश को तो ये बंधुआ मजदूर समझते ही हैं, लेकिन ये मुसलमानों भाई को उसी आड़ में जो है ना भविष्य दिखा के जो है ना वर्तमान खराब कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, इनकी आबादी 18% है, और 1% आबादी वाले जो है ना ये इनका वीआईपी पार्टी, उनको डिप्टी सीएम देते हैं, और यही अब्दुल बारी सिद्दीकी जीवन अपना खपा दिए। पूरा मुसलमान भाई, हम लोग भी थे उस समय, ये सारे लोग वोट करके इनको जो है ना मुखिया बनाया प्रदेश का। 15 साल यहाँ रहे। राउरी देवी माननीय राउरी देवी जी हमारी रही, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे, और 20 साल तक केंद्र में किंग मेकर का भूमिका में रहे मेरे भाई। यही जदू वंश और मुसलमान के जो है ना बंधुआ मजदूर बना करके। ये लोग सिर्फ जानते हैं, ये लोग लूटने वाले पार्टी है। ये लोग देश के रिसोर्स को लूटा, और जदू वंश और मुसलमान भाई को मान सम्मान को खास करके लूटने का काम यदि इस प्रदेश में किया है तो वह आदरणीय लालू परिवार जब आपकी सुनिए कांग्रेस के भाई किया है। आप देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मामला अगर बुरे और बहुत बुरे में से एक को चुनना पड़ता हो, तो छोटे वाले को जाहिर सी बात है सिर्फ बुरे को लोग चुनते हैं। लेकिन एक किनारा है, वो है जो सिर्फ डुबोने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि आपकी तरफ से बयानबाजी इस तरह की आती है, कोई नमक हराम बोल देता है, कोई पाकिस्तान बोलता है, कोई कठमुल्ले बोलता है, कोई किस लफ्जों का इस्तेमाल करता है, वो शायद मैं यहाँ पे टीवी पे नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब आपकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी मिलेगी, और आप सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन आपके नेताओं की जो जबान है ना उसमें वो दिखाई नहीं देता। आपके नेताओं, आपके जो वोट का परसेंटेज है उसमें वो दिखाई नहीं देता। आपके जो टिकट देने का परसेंटेज है उसमें वो दिखाई नहीं देता। सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या बचेगा? क्योंकि आप तो उन्हें बिल्कुल भी जो है साइड किनारे लगा के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे ऑप्शन के तौर पर उनको जो है AIMIM दिखेगी, और कांग्रेस दिखेगी, RJD दिखेगी। मजबूरी है, क्योंकि आपकी तरफ से उनको जो है एक तरफा प्यार नहीं होता ना। आप जो है अपने बयानों में तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो छोटे नेताओं के बयानों में वो दिखता क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है, छोटे नेता को नहीं बोलना चाहिए हमारे समझ से। छोटे नेता उस लिहाज से कह रहा हूं कि मैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है बीजेपी में या एनडीए में, तो यानी कि जो उनके बाद के हुए वो उनसे छोटे हुए। सुनिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जो सच आदमी होता है ना, हाँ, सदैव थोड़ा कड़वा बोलता है, और जिसको कुछ देना नहीं होता है, ठगना होता है, हाँ, उस सदैव प्यार से बात करके जो है ना उसको ठगने का शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं, पुरानी कहावत है। हाँ। तो मुसलमान भाई को सिर्फ ये लोग दाना डाल कर, हाँ, लोभ में फंसा करके इनको दोहन और शोषण किए मेरे भाई। कांग्रेस 55 साल इस देश पर राज किया। मैं बता दूं आपको, वक्फ बोर्ड बिल के जितने भी प्रॉपर्टी थी सब पौने पौने भाव में बेच करके ये लोग धन्ना सेठ बन गया। कुछ चंद मुसलमान भाई, बाकी हमारे 90% मुसलमान भाई इस प्रॉपर्टी से वंचित रहे मेरे भाई। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन में कहा था कि वक्फ बोर्ड को जो है ना दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन वही आज आदरणीय लालू प्रसाद जी दंगाई बलवाई पार्टी जिस कांग्रेस को कहते थे, उसी के गोद में जाके बैठ करके जो है ना बिहार के मुसलमानों को शोषण कराने का काम किए। राकेश रंजन, एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर हमारी तरफ से जो कड़वा बोला जा रहा है वो समझ में आता है, लेकिन आरजेडी क्या है? आरजेडी जो है दाना दिखा के ना जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल वही हालात हो रहे हैं। और बड़ा सवाल ये कि AIMIM और चिराग पासवान दोनों एक साथ जब सवाल उठाते हैं तो क्या वाकई चिंतन का विषय नहीं है कि क्या बिहार की राजनीति अब वाकई सेकुलर है या सिलेक्टिव सेकुलरिज्म? सुनिए ना, इन लोग का काम ही है, हम बता रहे हैं ना,
कि तब से बकवास किए जा रहे हैं। जब ये लोग 20 सालों से इनकी यहाँ स्टेट में सरकार है, 11 सालों में तो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, जब ये जनता को कुछ दे नहीं पाए, न रोजगार दे पाए, न पलायन रोक पाए, न स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए, न शिक्षा को पूरी तरह बर्बाद कर दिए, ध्वस्त कर दिए, भ्रष्टाचार कर दिए, 71,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, तो इनके पास लड़ने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री और चाहे गृह मंत्री के बातों पे बिहार में कोई भरोसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो जुमलेबाज है, आएंगे एक और जुमला से करके चले जाएंगे, झूठ पे झूठ परोस करके चले जाएंगे। यही मोतिहारी में देखिए ना, बोले थे 3 बार से बोल रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो मोतिहारी के मिल चीनी मिल से चाय पी के चीनी से चाय पी करके जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ना एक उद्योग दे दिए, ना एक धंधा दिए, कुछ नहीं किए। और जो फैक्ट्री है वो गुजरात में चलेंगे और बिक्री है बिहार में जाएंगे। हर चीज में जब फेल हो गए तो अभी मैंने पूछा, आपने भी पूछा, बताइए यदि मुसलमानों के शुभचिंतक हैं आप, तो आपने कितना टिकट दिया? लेकिन एक भी टिकट नहीं। एक सवाल इसी बीच में एक और ये लोग कानून लेकर के आए थे, है ना, किसान बिल। वो किसानों के हित ऐसी या किसान कह रहे हैं कि हमको चाहिए ही नहीं, ये जबरदस्ती वक्फ बिल की बात कर रहे हैं। वक्फ बिल कह रहे हैं, मुस्लिम समाज कह रहे हैं कि वक्फ को चाहिए नहीं, ये कह रहे हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए दे रहे हैं, ये मुस्लिम समाज बोल रहे हैं कि नहीं भाई तुम हमारी गला रेत रहे हो। तो ये जो कह रहे हैं कि कथनी करनी में बहुत अंतर है। इनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है कि हिंदू मुस्लिम कराना। जब अपना एक्सपोज ऑलरेडी हो चुके हैं तब सोच रहे हैं कि दलित और मुस्लिम को लड़ाया। अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब जातिगत जनगणना की बात हुई थी उस टाइम पे बीजेपी ने शुरुआत में मुखालफत की थी, वो केंद्र सरकार केंद्र के स्तर पर ले आए, वो एक अलग बात है, लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना की जो है कांग्रेस और आपकी तरफ से ज्यादा कही गई थी। और जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी तो साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब आपको तो पता है ना जातिगत जनगणना में क्या आंकड़े आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आपको पता है कि किसकी आर्थिक हालात खराब हैं, कौन स्कूल नहीं गया है, किसने जो है किसके पास कितने घर हैं, क्या है, सारा डाटा जो है आपके पास है। तो फिर उस डाटा के हिसाब से क्यों जो है उसकी हिस्सेदारी नहीं दी गई? एकदम आप बताइए, अभी कह रहे थे यदुवंशियों के बारे में, ब्राह्मण कितने परसेंट है, कितना टिकट मिला है, सवर्णा कितना परसेंट है? बीजेपी यादव तो दिखाई दिए इस बार आपके टिकट में, यादव दिखाई दिए। और वो उसकी वजह यह है कि पिछले इलेक्शन में जो यादव आपसे छिटक गए थे उनको लाने की कोशिश है वो। सुनिए, हमारे लिस्ट में, हमारे महागठबंधन के सभी अलायंस की लिस्ट में आप निकाल करके देख लीजिए, उसमें सभी समाज को सम्मानित सीट और दिया गया है। इनमें इनकी लिस्ट खोलिए, बीजेपी के 101 सीटों में उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर सरकार बनती है तो? सुनिए ना, क्या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर सरकार बनती है तो मुसलमान को किसी को? अरे ये तो कह चुके हैं हमारे नेता जो हैं, ये कह चुके हैं कि नहीं और भी हमारे मंत्री बनेंगे, लेकिन इन लोगों को तो उससे मतलब नहीं है। मतलब है इनको मुसलमान करना, क्योंकि ये दंगाई लोग हैं, इनका इतिहास चाहता है, इसी पे करते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड ये बताइए, दूसरे की जातिवार एक रहे हैं, सवर्णा कितना परसेंट है उस जाति जनगणना में? हाँ बताइए कितना परसेंट है? टिकट कितना दिए हैं? ये 50% से ज्यादा दिए हैं। दूसरे की बात करेंगे यहाँ बैठ करके, और लोगों को निकाल दीजिए और महागठबंधन के टिकट का लिस्ट। भूपेंद्र यादव, सवाल बड़ा अहम है। देखिए सवाल के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। जब आप किसी के ऊपर कटाक्ष करेंगे तो पलटवार तो आपके ऊपर भी आएगा, और वो पलटवार आ रहा है। आपको जो है साफ तौर पर सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, और दलितों की विरोधी पार्टी भी कहते हैं आप लोगों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप बताइए कितनी परसेंटेज है और कितने टिकटों में परसेंटेज है 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी। चलिए अब मैं आपको बता दूं, आपका जवाब दे दूं। हाँ, सबसे पहले ये टिकट तो दे देते हैं, लेकिन 3 साल, सुनिए, 20 साल के शासन काल में आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जब थी, 20 साल इस प्रदेश के अंदर में, 3 साल जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को मौका मिला। 3 साल, 2015 में 18 महीना और 2000 जो है ना इसमें आपका इसमें जो है ना 17 महीना। हाँ। और जब 17 महीना की सरकार इसमें रहा, 18 विभाग इनके पास थे,
मैं पूछना चाहता हूं कि 18 विभाग में 8 विभाग आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने झोली में टांग के घूम रहे थे। सुन लीजिए, ये लालू जी का कल्चर। एक भी यादव का, रामानंद यादव को छोड़ के अब मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनो भाई, क्या के परेशान हो, हम आते हैं सवाल कराते हैं। अरे कोई आंकड़ा है तो दीजिए। अरे मेरे भाई चुप रहो, नहीं दीजिए। डकैती डकैत पार्टी हो, महीने की सरकार में 5 लाख डकैती करने वाले 3.5 लाख प्रक्रियाधीन। मेरी बात सुनो, मीटिंग हुआ दुनिया के पूरी लालू जी से डकैत कोई है? राकेश जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगा। अभी है हमारे पास टाइम है, हम बात करेंगे इसको, बिल्कुल करेंगे। का मॉल कहाँ से बनाया? हाँ। ये ना बताओ। हाँ। लालू जी के 6 कट्ठा जमीन ईसा खानदानी नहीं है। गोला रोड पर, बेली रोड पर जो है ना प्राइम लोकेशन में 7.5 बीघा जमीन कहाँ से लाया? कौन दादा के यहाँ से कमाई लाया लालू प्रसाद? 11,000 करोड़ का मॉल बना रहा है, बात करते हो? भूपेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठ गया जो है आपका, सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा था। पहली बात तो AIMIM कई बार जवाब दे चुकी है किसकी बी टीम है किसकी नहीं है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बहुत क्लियर कर चुके हैं। लेकिन सीधा सवाल ये आया कि जो है AIMIM और NDA एक राय दिख रहे हैं इस मामले को लेकर, तो क्या ये महज इत्तेफाक है या छिपी हुई पॉलिटिकल साझेदारी? देखिए, कोई छिपी हुई पॉलिटिकल साझेदारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वो बेचारे अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र है, लड़ना भी चाहिए, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब रही बात अपना, वो मुसलमान है, यदि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई गलत नहीं हो सकता, न तो हम रोक सकते हैं उनको और न तो लालू जी रोक सकते हैं। वो तो लालू जी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। लेकिन लालू जी को ये नागवार गुजरता है कि दूसरा कोई नेता पैदा न हो। रे भाई, ये बिलाड़ की तरह है। बिलाड़ जब बिलाई को बिलाड़ पैदा होता है भाई साहब, मैं बता दूं, तो बिलाई जो है 7 घर घुमाती है, इसलिए कि बिलाड़ इसका हत्या मत कर दे। तो उसी प्रकार लालू प्रसाद जी हैं, बिहार के अंदर में एक भी जदूवंश नेता नहीं आज तक पैदा होने दिए। एक पप्पू यादव गरीब का बेटे, जमींदार का बेटा जब खड़ा हुआ उसको ही बलि चढ़ा दिए, गाड़ी पर से ठेलवा देते हैं। और एक कौन है ये जो है ना आपका बिहार का कन्हैया कुमार, उसको बिहार आने से ही लोग मना कर दिया। ये लोग नेता को पैदा ही नहीं होने देता है। मेरे भाई तो सारी रैलियों में थे, बाकायदा राहुल गांधी के साथ थे। कहाँ हैं? कन्हैया कुमार कहाँ है? आप उससे पूछ रहे हैं बिहार में कहाँ आ रहे हैं? चलिए ठीक है, मेरे पास अब वक्त की कमी है, लेकिन राकेश रंजन, आखिरी सवाल आपसे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर समाज को समान भागीदारी मिलेगी, तो क्या ये घोषणा के स्तर से आगे भी जाएगी? हम उम्मीद कर लें कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ये सिर्फ घोषणा नहीं रह जाएगी, इसको जो है बिल्कुल जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। एकदम अमली जामा पहनाया जाएगा। और पहली बात यह है कि तेजस्वी जी तो बोलते हैं, बार बार बोले हैं कि हर समाज को उसको सम्मान दिया जाएगा, सबके साथ सामाजिक न्याय होगा। और सिर्फ सामाजिक न्याय ही नहीं, अब सामाजिक और आर्थिक दोनों न्याय की बातें करने लगे हैं। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, ये दंगाई लोग, आप देखते हैं ना, महाराज के भी उतना प्रॉपर्टी पटना में नहीं है जितना लालू प्रसाद के पास है। बिहार के रिसोर्स को लूट करके या केंद्र के रिसोर्स, राज ठाकुर है, वो गोली मारते रहते हैं सबको, है। आप दूसरे को बोल रहे हैं कि ये तड़ीपार जो है इनके एक नेता, तड़ीपार का लालू जी से बड़ा डकैत कोई है तो बल्ला कभी नहीं पकड़ा हो। पूरे बिहार के जदूवंश को। चलिए ठीक है, ये आज की डिबेट का ऐसा नहीं है। का चेयरमैन कैसे बन गया? हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है। ग्रामीण विकास चलिए ठीक है। राकेश रंजन जी, भूपेंद्र यादव जी, मेरे पास वक्त की कमी है, और ये सिर्फ दंगाई लोग हैं और हर चीज में लोग दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक, मेरे पास वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और चर्चा में मेरे साथ मुंसिफ टीवी पर जुड़ने के लिए। तो बिहार में अब चुनाव सिर्फ रोजगार या विकास का नहीं, प्रतिनिधित्व का भी एक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहारी हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि बिहार के मुस्लिम मतदाता अब डरना छोड़कर बोलना शुरू करेंगे या फिर वही पुरानी खामोशी कायम रहेगी। यही आज की बड़ी खबर, बिहार का सियासी सच जिसे छुपाया नहीं जा सकता। मैं हूं मोनी सनवर, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी। मिलते हैं अगली बहस में, जहां सवाल नहीं रुकते, सच्चाई बोलती है।